सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हॉबीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हॉबीज का मीनिंग समझ लेते हैं। हॉबीज कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हम ह्यूमन करते ना, जितना ज्यादा करते हैं उतना हमें खुशी मिलती है, उसको हम बोलते हैं हॉबीज। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प। स्टैम्प मीन्स जो पोस्ट कार्ड के ऊपर लगने वाले स्टैम्प होते थे। इंडिया में हम कभी भी किसी को पोस्ट करते थे तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाए जाते थे। तो पहले बहुत सारे यंगस्टर्स या यंग पीपल है ना, इस तरह की हॉबी रखते थे, कॉइन्स को कलेक्ट करना, रेयर पेंटिंग को कलेक्ट करना। सो ये जितना वो लोग करते हैं ना, उतना उनको खुशी मिलती है। आजकल के यंगस्टर्स की हॉबीज थोड़ी अलग होती है। काफ़ी यंगस्टर्स को हॉबी होती है वॉचेस को कलेक्ट करने की, डिफरेंट डिफरेंट काइंड कंपनीज की वॉचेस। जितना उनके पास वॉच का कलेक्शन ज़्यादा होगा, उन्हें उतनी खुशी मिलती है। कुछ लोगों को शूज़ को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, वेराइटी ऑफ शूज़, जो डिफरेंट डिफरेंट वियर्ड काइंड के शूज़ हो सकते हैं, जो काफ़ी बार किसी ने देखा ही ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो करते हैं पर्सन, जितना ज़्यादा करते हैं उनको उतनी खुशी मिलती है। दैट इज़ नथिंग बट अ हॉबी। बट ये हॉबी की केस में तुम क्या देखोगे, यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, सेटिस्फैक्शन पर्सन को ज़्यादा मिलता है। अभी लॉ ऑफ डीएमयू तो क्या बताता है, यूनिट्स बढ़ने पे यूटिलिटी कम होनी चाहिए जनरली। बट ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पे जितना यूनिट ज़्यादा मिलता है उतनी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये यूनिट जितना कम होगा इंसान को उतना ही सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। सो ये चीज़ को देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है, और बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए कौन सा केस बन जाएगा, एक्सेप्शन। जैसे तुम्हें ये एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है, मुझे भी ये एक्सेप्शन ही लग रहा था। लेकिन जब भी तुम इसको डेप्थ में स्टडी करोगे ना, तो तुम एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे। देखो, हम लोग जब भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कॉइन कलेक्ट करते हैं, रेयर प्रिंटिंग कलेक्ट करते हैं, वॉचेस को कलेक्ट करते हैं, या फिर शूज को कलेक्ट करते हैं, तो हम सेम टाइप की चीजों को कलेक्ट नहीं करते, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉचेस कलेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर होमोजेनिटी का जो कंडीशन था, जो अजम्पशन था, वो वॉयलेट हो रहा है। और अगर होमोजेनिटी का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये लोग वही बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये एक्सेप्शन ही नहीं है। हमें लग रहा था एक्सेप्शन, जब डेथ में पता चला तो यहाँ पर होमोजेनिटी की जो कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं हो रही, और इवन कंटिन्यूटी नहीं होती है। आज अगर मैं वॉच परचेस करता हूँ, कलेक्ट करके रखता हूँ, तो बहुत टाइम गैप आ जाता है जब मैं दूसरा वॉच कलेक्ट करूँगा। सो इधर होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी, ये जो दो शर्त थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। एक बार खुद सोचो कि अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस होता, जैसे कि मैं वॉच की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट से लेके एंड तक सेम ही वॉच होता, तो लॉ अप्लाई होता ना, यस। और अगर गैप नहीं होता तो शायद लॉ अप्लाई होता, मीन्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन हमने ये होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं रखी, इसीलिए लग रहा है कि लॉ एप्लीकेबल नहीं। सो जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं है ये जैसे बाकी सबको लगते हैं एक्सेप्शन, एक्चुअली में डेथ पे पढ़ने पे पता चला कि ये जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं है। ये लोग तुम लोगों को इसी तरह बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे। अभी तो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया, लेकिन इसी तरह बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पर वो लोग बताएंगे कि ये जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एक्सेप्शन नहीं, अदरवाइज ये सबको ऐसा लगेगा कि एक्सेप्शनल केसेस है। बट हमें एक एक करके ऐसे केसेस को देखना है, उसको डेप्थ में गो थ्रू करना है, और फिर वेरीफाई करना है कि ये जेन्युइन एक्सेप्शन है कि। अभी ये फर्स्ट केस जो लगता था एक्सेप्शन, जबकि एक्चुअली नहीं है। नाउ लेट्स सी कि सेकेंड केस जेन्युइन है कि नहीं। सो ये केसेस जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। नाउ द सेकेंड केस इज माइजर्स। माइजर का मतलब कंजूस लोग। ये लोग जितना कंजूसी करते हैं और कंजूसी करके जितना पैसा बचाते हैं, उनको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो जितना उनको यूनिट्स ऑफ मनी ज़्यादा मिला, उनको यूटिलिटी उतना ज़्यादा मिलेगा, और जितना पैसा उनका कम बचा, उनको यूटिलिटी उतना कम मिलेगा। सो ये माइजर के केस में भी ऐसा लग रहा है अभी कि लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर यूनिट्स बढ़ने पे यूटिलिटी बढ़ रही। लेकिन जैसे हॉबीज के केस में था, वैसे ही जब इसको डेप्थ में पढ़ा गया तो पता चला कि इन्होंने अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी को वॉयलेट किया।
रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सन जो नॉर्मल हो और अपने बारे में सोचे। तो तुम बोलोगे सर माइजर्स तो अपने बारे में सोचते हैं। नहीं, माइजर अपने बारे में नहीं, पैसे के बारे में सोचते हैं। माइजर मतलब कंजूस लोग, और कंजूस लोग कंजूसी करने के लिए अपनी हेल्थ के साथ भी खेल सकते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल मैं कंजूस हूँ, और अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, स्टिल मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा या कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे इस बात का डर है कि मैं अगर डॉक्टर के पास गया या हॉस्पिटल में गया तो चांस है कि मेरे पैसे चले जाएंगे। सो यहाँ पर मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब मैं रैशनल नहीं हूँ। जबकि लॉ में बोला हुआ था कि तुम्हें रैशनल होना पड़ेगा, जब भी लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होता। सो अगर मैं रैशनल होता, ऐसा सोचते अपन, रैशनल होता और अपने बारे में सोचता, तो शायद मैं डिसीजन लेता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता। और अगर मैं ऐसा करता तो लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होता। लेकिन मैं यहाँ पर रैशनल नहीं हूँ और अपने बारे में नहीं सोच रहा, मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, और जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उतना मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिलता है, वैसा सोच रहा हूँ। यहाँ पर मेरा बिहेवियर इरैशनल है। सो तुम्हें ये भी एक्सेप्शन लग रहा है, पर डेथ पे पड़ा तो पता चला कि इन्होंने कौन सा अजम्पशन वायलेट किया? रैशनैलिटी। ये लोग अगर कोई भी अजम्पशन को वायलेट करेंगे, टोटल मैंने 8 कंडीशंस बताई थी, तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो अगर तुम रैशनैलिटी के अजम्पशन को वायलेट करोगे तो यहाँ पे भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो टेक्निकली ये भी एक्सेप्शन नहीं है। रियल एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? जो 8 कंडीशन को फुलफिल करने के बाद उस पर लॉ अप्लाई होता। अगर मैंने जो 8 शर्त रखी थी अजम्पशन की, अगर मैंने वो फुलफिल कर दी, फिर भी ऐसा कोई केस मिले कि जहां पर यूनिट्स बढ़ने पे यूटिलिटी बढ़ती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रियल एक्सेप्शन। बट ये रियल एक्सेप्शन नहीं। अगर तुम नोटिस कर रहे हो कि अजम्पशन वायलेट करते हो, तो ये केस भी पहले लगा एक्सेप्शन, डेथ में पड़ा तो पता चला इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। समझा? नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज एडिक्शन। एडिक्शन मतलब कोई भी चीज की लत, ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, ऐसी कोई भी चीज की लत होती है ना जिसको, वो जितना ड्रिंक करेगा, कोई भी ड्रंकर्ड जितना ड्रिंक करेगा उसको यूटिलिटी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो ये केस में तुम नोटिस कर रहे हो कि यूनिट्स जितना ज़्यादा मिला उसको यूटिलिटी क्या मिला? ज़्यादा मिला। और जितना उसको कम मिलता है उतना यूटिलिटी कम मिलता है। लेकिन ड्रिंक करने वाले पीपल या स्मोक करने वाले पीपल के अंदर इंटॉक्सिकेशन लेवल बढ़ते जाते हैं, और ये इंटॉक्सिकेशन लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है? हम नॉर्मल नहीं रहते, और नॉर्मल नहीं रहे मतलब रैशनल नहीं है। सो ये लोग ने स्पेसिफाई किया है कि पर्सन को नॉर्मल होना चाहिए जब भी लॉ एप्लीकेबल। लेकिन ये केस में पर्सन रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो फिर ये भी जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं है। अगर ये रैशनल होता और फिर एक्सेप्शन बनता तो रियल था। लेकिन यहाँ पर वंस अगेन अजम्पशन ऑफ रैशनलिटी को इग्नोर किया गया। सो एडिक्शन के केस में तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लॉ को डेप्थ में पढ़ने पे पता चला कि यहाँ पे रैशनलिटी का अजम्पशन वायलेट हो रहा है। अगर तुम कोई भी अजम्पशन को वायलेट करोगे तो ये जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं होते। तो यहाँ पर भी वंस अगेन तुम नोटिस करो कि रैशनलिटी का अजम्पशन वायलेट किया जा रहा है। सो दिस वाज द थर्ड केस जो लगा एक्सेप्शन, डेप्थ में पढ़ा पता चला रियल एक्सेप्शन। सो अब तक 3 केसेस में बता चुका हूँ। फर्स्ट केस मैंने बताया हॉबीज, जिसके अंदर मैंने बताया कि स्टार्टिंग में लगा कि एक्सेप्शन, और डेप्थ में पता चला हॉबीज में होमोजिनिटी एज वेल एज कंटिन्यूटी का अजम्पशन वायलेट। फिर सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज माइजर, उसके अंदर भी स्टार्टिंग में लगा एक्सेप्शन, एंड में पढ़ा तो पता चला कि वो लोग रैशनल नहीं होते। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूटिलिटी बढ़ती है जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं, और वंस अगेन व्हाट वी आर नोटिसिंग, यहाँ पर भी रैशनलिटी का अजम्पशन वायलेट हो रहा है। सो 3 केसेस कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ केस। फोर्थ वन इज पावर। इंसान को जितना पावर मिलता है उसको उतना ही खुशी मिलती है। कोई भी चीज़ का पावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर के अंदर घर चलाने का पावर, या फिर बिजनेस के अंदर पावर मिलना, या फिर कंट्री को चलाने का पावर,
ये जितना ज़्यादा मिलता है उसको सेटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा मिलता है। तो पावर के केस में तुम क्या देखोगे, जितना ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा उतना यूटिलिटी बढ़ेगा। लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, वो बोलते हैं ना पावर और चाहिए, वो इंक्रीज होते जाते हैं। सो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वंस अगेन इसको जरा डेप्थ में पढ़ा तो पता चला कि जब भी तुम्हें ज़्यादा पावर मिलता है तो तुम्हें उसके साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आई तो तुम तुम्हारे बारे में नहीं सोचोगे, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। इन शॉर्ट तुम रैशनल नहीं रहोगे, इरैशनल बन जाओगे। रैशनैलिटी का शर्त क्या बोलता था कि पर्सन को नॉर्मल होना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम डिसीजन जब भी लोगे अपने बारे में नहीं सोचोगे, तुम्हें सबके बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है तो तुम्हारे सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए तुम्हें डिसीजन लेते समय सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचना पड़ता है, और इसीलिए रैशनैलिटी का अजम्पशन वॉयलेट हो रहा है। तो ये भी जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट। नाउ द लास्ट केस इज मनी। इंसान को जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उसको उतना सेटिस्फैक्शन ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यूनिट्स ऑफ मनी मोर, मार्जिनलिटी फॉर मनी मोर। बट कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है, हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स द लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी आल्सो। वो मनी के केस में भी अप्लाई होता है, और उसका प्रूफ उन्होंने कैसे दिया है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पुअर इज मोर। गरीब के लिए पैसे की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जबकि अमीर के लिए पैसे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मीन्स जब भी गरीब इंसान को पैसे मिलते गए, यूनिट्स बढ़े, तो पैसे की वैल्यू उनके लिए भी क्या हो रही है, कम होते जाएगी। जब भी गरीब रिच होते गया, मतलब उसको ज़्यादा पैसा मिलते गया और वो पुअर से रिच की कैटेगरी में जाएगा, तो फिर उसके लिए भी पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर भी तुम देख रहे हो लॉ एक्चुअली एप्लीकेबल। ये दिखता है ऐसा है कि एप्लीकेबल नहीं है, रियलिटी में लॉ इस पे भी एप्लीकेबल। एक सिंपल एग्जाम्पल, आज अगर तुम अंबानी ब्रदर्स को जाकर पैसा दोगे 1000 रुपये, उनके पास इतना पैसा है तो मैं उनको और 1000 दूंगा, तो क्या उनको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा, नहीं। उल्टा तो वो बोलेंगे एक काम कर, ये रख, उसके अलावा और पैसा मैं तेरे को देता हूँ। जितना इंसान रिच होते जाता है उतना पर्सन को मिलने वाली यूटिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, टाइम के साथ वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये केस में भी पहले लगा कि लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बट रियलिटी में वो केस में भी लॉ एप्लीकेबल है। सो पांचों केस मैंने पढ़े, स्टार्टिंग में सबको जैसे लग रहा था कि अरे ये केसेस में देखो लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बट डेथ पे पढ़ने पे पता चला कि अगर वो लॉ के कंडीशन को फुलफिल करे तो उन सब केसेस में एप्लीकेबल है, और ये सारे केसेस जेन्युइन केस नहीं है। इसीलिए इसको हम रियल एक्सेप्शन नहीं बोलते। जैसे ही तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, देखो नीचे लिखा हुआ है दीज आर एन अपेरेंट एक्सेप्शन नॉट अ रियल एक्सेप्शन। लगते हैं एक्सेप्शन, लेकिन असली में ये एक्सेप्शंस नहीं है। तो भी स्टूडेंट्स पूछेंगे सर अगर एक्सेप्शन नहीं है तो पढ़ाया क्यों। देखो स्टूडेंट्स जब भी कोई टॉपिक को पढ़ते हैं फिर उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देनी थी कि जैसे मुझे लग रहा था कि इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हें लग रहा था इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग समझ के चल रहे थे वो एक्सेप्शन है। लेकिन बुक ने तुम्हें क्लैरिफाई करके दिया कि ये एक्सेप्शन सोचना मत, ये जेन्युइन एक्सेप्शन नहीं है, अपेरेंट है, रियल एक्सेप्शन नहीं है ये। सो तुम्हारे दिमाग से ये डाउट को क्लैरिफाई कर रहा है कि जेन्युइन वे पे लॉ ऑफ डीएमयू सब केसेस में एप्लीकेबल है। समझा? इसके लिए उन्होंने इसको नाम दिया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, बट ये अपेरेंट एक्सेप्शंस, दिखते एक्सेप्शंस है, बट रियल एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। नाउ देयर आर सर्टन लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब सर्टन प्रॉब्लम्स जिसके कारण लॉ अप्लाई या होते हुए दिखाई नहीं देता। अभी हम लोग एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे लॉ अप्लाई होते हुए दिखाई नहीं देता, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक है लॉ को प्रूव करने में, वो सारी मिस्टेक्स हमको समझनी। दोज आर कॉल्ड एज लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म्स टू लॉ ऑफ डीएमयू। So let's start with that answer.